हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं, 2-3 टॉपिक इसमें हमने करा है। और नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, थीटा कोण पर रखा है, तो उसके पास कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है फिजिक्स वायरस। फिजिक्स वायरस, है ना। इसमें भी मैं अब और मेरे साथ के एक टीचर और है ना, हम दोनों मिलके इसमें काम करेंगे और आपको फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड हटके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, हटके कुछ तरीके हम सिखाएंगे आपको फिजिक्स में। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल होने वाला है। फिजिक्स वायरस भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो हमने वीडियोस डाले हैं वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ही दिन में आपको यहाँ पे बहुत ढेरों सारे वीडियोस मिलने लग जाएंगे क्योंकि हम इसी पे अभी वर्क कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फिजिक्स वायरस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कॉन्फिडेंस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी सिस्टम को बनाने में, किसी सिस्टम को, वैद्युत सिस्टम को बनाने में किया गया कार्य जो है वो हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो सबसे पहले इस वैद्युत द्विध्रुव को इनफाइनाइट से, कहां से, अनंत से, मान लेते ये अनंत पे रखा था और अनंत दूरी से सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के लंबवत इसको लाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसके अंदर लाया जाएगा सबसे पहले। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, इक्वल डिस्प्लेस करेंगे। तो इसके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, इसके द्वारा क्या, इस पे कार्य किया गया कार्य नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क मिलके क्या कर देगा, कैंसल आउट करेगा। और इसको परपेंडिकुलर इनफाइनाइट से इस लोकेशन तक, ए बी लोकेशन तक लाने के लिए हमें जीरो वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको इनफाइनाइट से इस पोजीशन में लाएंगे, उसके बाद इस सिस्टम को इस तरीके से लंबवत रखा है, जैसे पेन रखा है मेरा। अब इसको हमने रोटेट किया थीटा कोण पर, इसको इस तरीके से हमने रोटेट किया थीटा कोण पर। अगर इसको थीटा कोण पर अगर रोटेट करते हैं तो थीटा कोण पर रोटेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो काम संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत लाने में किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू 0। कितना वर्क करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया क्यों करना पड़ेगा 0 वर्क, ठीक है। 0 वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, अब द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। डी थीटा कोण ले लेते हैं, छोटा सा कोण ले लेते हैं। डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य DW इज इक्वल टू क्या जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। क्योंकि इसमें क्या लगेगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इस पे क्या लगता है, टाउ लगता है। और टाउ का जो वैल्यू होता है वो हमें पता है PE साइन थीटा वर्क करता है। ये हमने डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। नहीं देखा डेरिवेशन तो अब देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो DW इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा और टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए, द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया
कार्य। थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में क्या गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको W2 से रिप्रेजेंट करता है। तो डेट इज इक्वल हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2, PE कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, PE बाहर आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस थीटा, तो ये PE कॉस थीटा, और डेट इज थीटा 2 से थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस PE और लिमिट रख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ पे थीटा 1 एंगल कितना 90 डिग्री है क्योंकि लंबत लाया गया इसमें। नाउ बट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 को हम थीटा ले लेते हैं, मतलब 90 से थीटा कोण तक इसको घुमाया गया, तो W2 इज इक्वल टू जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना था आपका 0, तो डेट इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ये W2 वर्क हो जाएगा उसको थीटा कोण तक घुमाने में। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो कुल वर्क कितना जाएगा, कुल काम W बराबर हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, तो 0 माइनस PE कॉस थीटा, और W हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ये जो टोटल वर्क डन है, टोटल किया गया जो काम है, ये काम जो है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है ना? अब यहां पे कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, केस लगा सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस 90 इज इक्वल टू 0 और U इक्वल टू कितना जाएगा 0 होगा। मतलब जब द्विध्रुव 90 डिग्री पे रखा होगा तो उस कंडीशन में टोटल वर्क डन 0 होगा और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा 0 हो जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता था। U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 0 डेट इज इक्वल टू माइनस PE, ये इसकी मिनिमम एनर्जी है क्योंकि माइनस में PE मिनिमम एनर्जी, और जब भी सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है तो उस कंडीशन में भी ये स्टेबल स्टेट में होगा। ये वाला कंडीशन क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारा P जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहां पे थीटा कितना होगा 0 होगा क्योंकि एंगल हमेशा P और E के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0। और इस कंडीशन में मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें। ठीक ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, और इस कंडीशन में यहाँ पे एक डायपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रखा है, ठीक ना। इस पे प्लस का चार्ज है, इसमें माइनस का चार्ज है इस फेस में, तो इसका डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देंगे ना, इसको इस तरीके से रखा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ना, तो जैसे छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर इस लोकेशन में लाके छोड़ते हैं इसको, ठीक ना, तो इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, फिर टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, टॉर्क की वजह से ये फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब इसको जितना भी इस अवस्था में डायपोल को जितना भी घुमा के छोड़ दोगे वो वापिस अपने क्या जाएगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक पेंडुलम है, पेंडुलम को उसके विस्थापन उसके साम्यावस्था से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वापिस कहाँ जाता है, घूम घूम के फिर अपनी ही पोजीशन में आ जाता है, अपनी ही पोजीशन में रुक जाता है। तो उसको आप स्टेबल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट। ये जो कंडीशन होता है इस कंडीशन को हम स्थायी अवस्था कहते हैं, स्थायी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, स्टेबल स्टेट कहेंगे। और स्टेबल स्टेट तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और P जो है सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेकंड केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है तो कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो U मैक्सिमम होगा, ये
पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना -1, तो माइनस माइनस का जगह आपका प्लस, तो ये प्लस का पीई हो जाएगा। तो ये यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब इस कंडीशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कंडीशन में हमेशा सिस्टम अनस्टेबल होता है। किसी भी सिस्टम की अगर बात करेंगे ना, अगर उस सिस्टम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो अनस्टेबल होता है, अगर उसके पास कम एनर्जी है तो वो स्टेबल होता है। जैसे ये पेन है, ये ग्राउंड लेवल पर है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा 0 है, लेकिन इसको ऊपर उठाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जैसे छोड़ देंगे तो ये वापस अपने अवस्था में आ जाएगा, मतलब 0 एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ऐसे ही हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं एटम के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ सेकंड तक रह के फिर से वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो हमेशा सिस्टम रहना चाहता है लोअर एनर्जी स्टेट में, या मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है, और इस कंडीशन में इसका जो अवस्था होगा वो अस्थायी अवस्था होगा, अनस्टेबल, अस्थायी अवस्था कहलाता है ये। देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्यों अनस्टेबल है। क्योंकि देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके अंदर एक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंगल 180 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देते हैं, अपने आप से घुमा देते हैं, माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू यहां पे आ जाएगा, तो इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस माइनस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायपोल को इस तरीके से ये घुमा देगा। टॉर्क जो है वो उस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस तरीके से जैसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देंगे इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इस तरीके से घुमा देगा, पूरा इस तरीके से क्या करेगा, घुमा देगा। तो मतलब वो अपने वापिस इसी अवस्था में नहीं जा सकता। जैसे इसको टेंड कर देंगे तो टेंड करने से हमारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये पूरा 180 डिग्री का जाएगा, घूम जाएगा और घूम के फिर से अपने स्थायी अवस्था में आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन जो है वो अनस्टेबल स्टेट कहलाता है, क्योंकि इसको अगर थोड़ी सी अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वापिस घूम के वो स्टेबल अवस्था में चला जाता है। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन है, याद रखना है। स्थायी अवस्था के लिए पी और ई के बीच एंगल 0 डिग्री का बनता है, और अस्थायी अवस्था के लिए यहां पे पी और ई के बीच जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इज इट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए इसी पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे 5 × 10⁻⁶ कूलम तथा -5 × 10⁻⁶ कूलम आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इस द्विध्रुव को 10⁵ वोल्ट पर मीटर तीव्रता के समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि द्विध्रुव साम्य अवस्था में रखा है। देखिए साम्य अवस्था में रखा है मतलब थीटा = 0 डिग्री, द्विध्रुव साम्य अवस्था से 60 डिग्री के कोण पर रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंड द्विध्रुव साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण पर रखा है। इसका मतलब ये अनस्टेबल स्टेट पे रखा है, अस्थायी अवस्था पे रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा हमारे पास जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले दूरी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी r बराबर दे रखा है कितना, 2 एंगस्ट्रॉम बराबर 2 × 10⁻⁻10 मीटर। आवेश दे रखा है Q बराबर दे रखा है ±5 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि द्विध्रुव है प्लस माइनस का आवेश होता है, 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है, और इसको एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। E बराबर दे रखा है 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको रखा गया है। हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति साम्य अवस्था में या स्थायी अवस्था में। स्थायी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U बराबर PE माइनस, क्योंकि साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था में ये अस्थायी अवस्था में एनर्जी जो होता है U = क्या था, -PE, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहता है, माइनस का आता है PE, बट P बराबर होता है Q × 2L, Q × 2L, ठीक है। Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁶ गुणा
2L मतलब दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस है 2 गुणा 10⁻10। ठीक है, क्लियर। तो देखिए 5 दूना 10, तो जगह 10 गुणा 10⁻16, -4 -10 -16 और 1 घटेगा तो जगह 10⁻15 कूलम मीटर, क्या कूलम मीटर। तो U इज इक्वल टू जगह -10⁻15 इंटू ई का वैल्यू 10⁻5 बराबर -10⁻- का कितना जाएगा, 15 में से 5 घटेगा तो 10, ये जगह आपका 10⁻10 जूल एनर्जी है साम्यावस्था में। ठीक है। सेकंड कह रहे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, साम्यावस्था से कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में कितना एनर्जी होगा वो निकालना है। तो U इक्वल टू जाएगा U1, इसको U1 ले लेते हैं, U1 इक्वल टू -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। देखिए -PE का वैल्यू तो हो गया 10⁻10, डायरेक्टली यहीं से वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये निकाला PE का वैल्यू निकाला है, तो PE का वैल्यू डायरेक्टली रख देंगे। अब cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 गुणा 10⁻10, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 गुणा 10⁻10 जूल ऑफ एनर्जी यहां पे है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, थर्ड स्टेज दे रखा है जब इसको 180 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो cos 180 इज इक्वल टू होता है -1, तो U2 मैक्सिमम एनर्जी होगा, और इस कंडीशन में जब -PE cos 180 और cos 180 का वैल्यू होगा प्लस का, तो माइनस का जगह प्लस जो है प्लस का PE, तो ये 10⁻10 जूल एनर्जी, ये हमारा स्टेबल स्टेट थर्ड कंडीशन में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, साम्यावस्था, और आपको अस्थायी अवस्था देखना पड़ेगा, अनस्टेबल स्टेट देखना पड़ेगा, स्टेबल स्टेट इसमें आपको पहचानना आना चाहिए। फिजिक्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरी चीज़ हमने एक नया चैनल बनाया है फिजिक्स वायरस, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, या आपको चैनल में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसमें हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।